जय हिंद क्लास। देखिए आज हम अपने इस वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं की हमने पार्ट नंबर 1 वीडियो बना दी है। अगर आपने वह नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको चेक कर सकते हो। जिस वीडियो में हमने मिस्र की सभ्यता के बारे में जाना था। ठीक है, आज हम जानेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में कि मेसोपोटामिया में कौन कौन सी सभ्यताओं का उदय हुआ और फिर वह सभ्यताओं का पतन कैसे हो गया। ठीक है, तो देखिए इस कड़ी में हमारी सबसे पहली सभ्यता आती है, वह आती है मेसोपोटामिया। कौन सी? मेसोपोटामिया। देख जानेंगे कि मेसोपोटामिया में किन किन चीज़ों का उदय हुआ। सबसे पहले हम जानेंगे मेसोपोटामिया के बारे में कि मेसोपोटामिया क्या है, किसे कहते हैं मेसोपोटामिया। ठीक है, फिर जानेंगे मेसोपोटामिया के राज्य का उद्यान तथा पतन, यानी कि जो मेसोपोटामिया है उसके अंदर जो राज्य का उदय हुआ, राज्य मतलब जो उसके अंदर की सभ्यताओं का उदय हुआ, फिर उनका पतन कैसे हो गया, उसके बारे में भी जानेंगे। फिर जानेंगे मेसोपोटामिया की विशेषताएं क्या थी। ठीक है, इन तीनों टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेसोपोटामिया क्या है। मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया यूनान भाषा का शब्द है जिसका अर्थ दो नदियों के बीच की दूरी। इस देश का आधुनिक नाम इराक है। क्या है? इस देश का आधुनिक नाम इराक है। इस प्रदेश को दजला और फरात नदी सींचती थी। अब देखिए इसको समझिए, क्या है ये? मेसोपोटामिया एक यूनान भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच का स्थान, यानी कि वह दो नदियां, एक नदी है और एक नदी है, इसके बीच का जो स्थान है उस स्थान को मेसोपोटामिया बोलते हैं। वह दो नदियां हमारी कौन कौन सी हैं? वह दो नदियां हमारी दजला और फरात। दजला और फरात के बीच के स्थान को मेसोपोटामिया बोलते हैं, जिसको हम आज के समय में इराक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इराक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा। मेसोपोटामिया को इसकी अर्धचंद्र सी आकृति तथा खेती की दृष्टि से अत्यधिक उर्वरक होने के कारण इसे उपजाऊ अर्धचंद्र भी कहा जाता है। क्या है? जो मेसोपोटामिया है उसकी शेप एक अर्धचंद्र के आकार की है। कैसी है? एक अर्धचंद्र के आकार की है और वह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, जिस कारण उसे एक उपजाऊ अर्धचंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उपजाऊ अर्धचंद्र। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि उपजाऊ अर्धचंद्र किसे कहते हैं? मेसोपोटामिया को। या मेसोपोटामिया को और किस नाम से जानते हैं? मेसोपोटामिया को हम उपजाऊ अर्धचंद्र के नाम से भी जानते हैं। एक क्वेश्चन कर सकता है कि दजला और फरात नदियों के बीच में जो स्थान है उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को हम कहते हैं मेसोपोटामिया। पूछ सकता है कि मेसोपोटामिया को कौन सी दो नदियां सिंचती थी? दजला और फरात नदियां इसको सिंचती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? प्राचीन काल में इस प्रदेश का दक्षिणी भाग सुमेर कहलाता था। क्या था? जो प्राचीन काल था, यानी जो प्राचीन समय का काल था, उसमें जो इसका दक्षिणी सिरा था, दक्षिणी भाग था, उस भाग को सुमेर नाम से जाना जाता था। किस नाम से? सुमेर नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता का मुख्य केंद्र था। जो सुमेर था वह मेसोपोटामिया की सभ्यता का मुख्य केंद्र था, अर्थात यहीं से सभी सभ्यताएं बननी शुरू हुई और यही सबसे पहली सभ्यता वहां की थी, मेसोपोटामिया की। फिर है सुमेर के उत्तर पूर्व की तरफ एक भाग जिसे हम बाबुल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बाबुल। और इसे बेबीलोनिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेबीलोन। अब देखिए क्या है, जो सुमेर था उसके उत्तर और पूर्व भाग में, यानी उत्तर और पूर्व भाग में एक जनजाति, एक सभ्यता का उदय हुआ जिसका नाम था बाबुल, जिसको हम बेबीलोन भी बोलते हैं। ठीक है, तथा अक्कद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अकवद। देखिए अकवद क्या था? जो ये सभ्यता थी बाबुल, जिसे हम बेबीलोन बोलते हैं, इस पर आक्रमण कर दिया। इस पर आक्रमण करने के बाद अक्कद, जिसको अकवद बोलते हैं, इस सभ्यता ने वहां पे अपना राज कर लिया। इसके बारे में अभी हम आगे आने वाली पीढ़ी में समझेंगे। देखिए क्या है? फिर है उत्तर की ऊंचाई। जो उत्तर की ऊंचाई है, उत्तर की ऊंची भूमि को क्या बोलते हैं? असीरिया बोलते थे। जो उत्तर की ऊंची भूमि थी उसको असीरिया के नाम से जानते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? मेसोपोटामिया के राज्यों का उत्थान और पतन, यानी उसका उदय कैसे हुआ और उसका पतन कैसे हो गया। क्योंकि जो मेसोपोटामिया है वह एक जगह है और उस जगह में कितने कितने सभ्यताओं का उदय हुआ और फिर उनका पतन कैसे हो गया वह हम जानेंगे। क्या है? कालांतर में, यानी कि कालांतर में, पिछले काल में उत्तर के पूर्वी प्रदेश में
उत्तर के पूर्वी प्रदेशों से आए सुमेरियन लोगों ने मेसोपोटामिया में बस गए। जो उत्तर प्रदेश था वहां से सुमेरियन लोग आए थे। कौन से लोग आए थे? सुमेरियन लोग आए थे और वह मेसोपोटामिया में आके बस गए और उन्होंने वहां पर अपनी एक अलग सभ्यता का निर्माण किया, जिसे हम बोलते हैं सुमेर सभ्यता। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? सुमेर सभ्यता बोलते हैं। इन्होंने एक अत्यधिक समृद्ध सभ्यता का विकास किया। क्या किया इन्होंने? एक अत्यधिक समृद्ध सभ्यता का विकास किया। जो सभ्यता थी यह बहुत ही समृद्ध सभ्यता थी। आपको यहाँ पे तस्वीर में दिख रहा होगा कि इनके घरों का बनावट देखिए कैसी है। इन्होंने पहाड़ों पर काट काट के अपने घर को बना रखा है, तो इससे पता लगा सकते हैं कि यह सभ्यता कितनी विकसित रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है? सुमेरियन लोगों ने नगर राज्यों की सरकार स्थापित की। उन्होंने क्या किया? नगर में राज्यों की सरकार स्थापित की। मतलब जो नगर है उसमें राज्य की सरकार, जो उसकी सभ्यता है ना उसकी सरकार यानी उसका राजा निरूपित किया। जो नगर है उस पर शासन कौन करेगा? उसके देखभाल कौन करेगा? राजा करेगा। तो उसने उनकी सरकार की स्थापना करी। ठीक है, उसके बाद क्या है? उर्के, लगास, अरेक तथा एरिहु प्रसिद्ध नगर थे। इसके 3 प्रसिद्ध नगर थे। उरलगास, इरेक और इरिडू प्रसिद्ध इसके कुछ नगर थे। इरिडू, ठीक है, ये 3 नगर थे जो कि बहुत प्रसिद्ध थे अपने आप में। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? 2500 ईसा पूर्व में लगभग एक कौन सी जाति आई? एक सांगांग प्रथम की जाति आई। कौन सी जाति थी? सांगान प्रथम की जाति आई। सांगान प्रथम था। इसने क्या किया? इसने अक्कद की जाति, जो अक्कद जाति अपनी लेके आया था, जो सांगांग प्रथम था, यह अक्कद से बिलोंग रखता था। अक्कद ने सुमेर पर हमला किया और सुमेर पर हमला करने के बाद इसने क्या किया? इसने सुमेर के लोगों को जीत लिया और वहां पे इसने अक्कद अपनी सभ्यता का निर्माण किया। इसने फिर क्या किया? इसने बाद में सुमेर और अक्कद दोनों को मिला लिया और इसने एक सुदृढ़ राज्य बनाया। इसने सुमेर और अक्कद दोनों को मिला के इसने एक विशाल राज्य बना लिया। किसने? सांगान प्रथम ने। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? किंतु जो इसकी शक्ति थी, इसकी शक्ति 2100 ईसा पूर्व तक ही रह पाई। इसकी शक्ति 2100 ईसा पूर्व तक ही रह पाए। ये अक्कादीन लोगों की भी पराजित हो गई। क्या था? फिर ये अक्कादीन लोग भी पराजित हो गए 2110 तक। आपको यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि पहले 2500 ईसा पूर्व है फिर 2100 ईसा पूर्व, ये क्या लफड़ा है? क्या सन पहले उल्टी चलती थी? अगर हाँ उल्टी चलती थी, मैंने इसको पूरा डिटेल से समझा रखा है मिस्र की सभ्यता में। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसको यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख लो कि वह क्या है सभ्यता, मतलब उसमें क्या होता था कि सन उल्टी क्यों चलती थी और अभी सन सीधी क्यों चल रही है, उसमें मैंने पूरा बता रखा है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? बाबुल यानी बेबीलोन। बाबुल या बेबीलोन ये दोनों एक ही नाम है। कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि बाबुल और बेबीलोन क्या है। बाबुल को बेबीलोन, बेबीलोन को बाबुल बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ? एक नई शामी राजवंश का उदय हुआ। देखिए क्या हुआ? 2100 ईसा पूर्व में अक्कादीन लोगों का पराजित हो गए। उसके बाद यहाँ पे बाबुल में यानी बेबीलोन में एक सामी राजवंश का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? एक सामी राजवंश का उदय हुआ जिसको बेबीलोन नगर क्या बोलते हैं? बेबीलोन नगर अब इस राज्य की राजधानी बन गया था। क्या था? जो सामी राजवंश था इसका एक बेबीलोन नगर था, वो इसका राजधानी बन गया था। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? बेबीलोनिया की सबसे प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? बेबीलोनिया के सबसे प्रसिद्ध सम्राट थे हम्मुराबी। कौन थे? हम्मुराबी ने विभिन्न नगर राज्यों में होने वाली लड़ाइयों को रोककर तथा समस्त देश में एक जैसे कानून लगाकर एक दृढ़ राज्य की स्थापना करी। इन्होंने क्या किया? हम्मुराबी था ना, यह एक बहुत ही पावरफुल राजा था। क्या था? यह बहुत ही ताकतवर राजा था। इसने क्या किया? जितनी भी लड़ाइयां हो रही थी इसके प्रदेश में, इन्होंने उन सबको रोक दिया और उनके लिए एक कानून बना दिया कि यह कानून है। इसने उस कानून को बनाकर एक सुदृढ़ राज्य यानी एक बहुत बड़े राज्य की स्थापना करी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? बेबीलोन की स्थापना। बेबीलोन की सभ्यता भी सुमेरिया सभ्यता पर आधारित थी। समझिए क्या है? जो बेबीलोन की सभ्यता है और सुमेरिया सभ्यता है, सुमेरियन सभ्यता का हास्य हो गया था, लेकिन जो बेबीलोन सभ्यता थी वही
जो बेबीलोन सभ्यता थी वह सुमेरिया से प्रेरित थी, यानी वहां से कुछ अपने लिए प्रेरित चीजें ढूंढती रहती थी। ठीक है, तो यह उस पर आधारित थी। ठीक है, फिर क्या है, इसके अंतर मेसोपोटामिया में असीरियाई लोगों ने अपना राज्य 1100 से 612 ईसा पूर्व तक स्थापित कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मेसोपोटामिया में असीरियाई लोग आए। उन्होंने क्या किया, असीरियाई लोगों ने अपना 1100 से और 612 ईसा पूर्व तक अपने राज्य की स्थापना करी, वहां पर रहन सहन किया, अपने राज्य को एक बहुत ही बड़े स्तर तक पहुंचाया। उसके बाद फिर इसका भी हास्य हो गया। इसका हास्य कैसे हुआ देखिए, इसके देखते हैं। असीरियाई लोगों ने सीरिया, फिलिस्तीन और फिनिसिया अभी जो प्रदेश थे इनको भी जीत लिया और इन्हें जीतकर एक विशाल राज्य की स्थापना करी। इसने क्या किया, असीरिया जो असीरियाई लोग थे इन्होंने सीरिया, फिलिस्तीन और फिनिसिया को भी जीत लिया और इन सभी को जीतकर, इन सभी को मिलाकर इसने एक बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना करी। किसने, असीरियाई ने। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। असीरियाई लोगों ने अपने राज्य की स्थापना कब से कब तक करी, 1100 से लेकर 612 ईसा पूर्व तक इन्होंने अपने राज्य की स्थापना करी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कार्डियाई लोगों ने असीरियाई लोगों को पराजित कर एक दूसरे शक्तिशाली लोनियन साम्राज्य की स्थापना करी। इन्होंने क्या किया, जो कार्डियाई लोग थे, जो कार्डियाई लोग आए, कार्डियाई लोगों ने क्या किया, असीरियाई लोगों को मार गिराया। क्या किया उन्होंने, उसको मार गिराया और उसको मार कर इन्होंने अपने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करी जिसका नाम था लोनियन साम्राज्य। क्या नाम था, लोनियन साम्राज्य। यह साम्राज्य हमारा 612 से 539 ईस्वी तक रहा। 612 से 539 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, इसका निर्माण किया गया, किंतु इसका भी हास्य हो गया। इसका हास्य 539 ईसा पूर्व में हो गया। उन्होंने फारसियों के हाथों पराजित होना पड़ा। इन्होंने क्या किया, देखिए इसको आप ध्यान से समझिए। एक पहली सभ्यता थी, उसको पराजित करके दूसरी सभ्यता का उदय हुआ, उसको पराजित करके फिर तीसरी सभ्यता का उदय हुआ, उसको पराजित करके फिर एक चौथी सभ्यता का उदय हुआ। इसमें समझते हैं क्या हुआ। पहले एक सुमेरी जाति थी, सुमेरी को क्या हुआ, सुमेरी पर कब्जा कर लिया किसने, असीरियाई ने। असीरियाई पर फिर कब्जा कर लिया किसने, असीरियाई ने। अपने साम्राज्य में असीरियाई, फिलिस्तीन और फिनिसिया प्रदेशों को जोड़ लिया और इसने एक विशाल साम्राज्य बनाया। इसके बाद एक कल्डियाई लोग आए। कल्डियाई लोगों ने क्या किया, असीरियाई लोगों को जीत लिया, यानी उसको पराजित कर दिया और वहां पे एक लोनियन साम्राज्य की स्थापना करी। फिर लोनियन साम्राज्य भी क्या हुआ, फिर यह इससे भी पराजित हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए आगे क्या है, आगे है असीरियाई। असीरियाई थे, असीरियाई कब से थे, 2500 ईसा पूर्व से 2340 ईसा पूर्व तक। क्या है, 2500 ईसा पूर्व से 2340 ईसा पूर्व तक असीरियाई लोग थे। उसके बाद बेबीलोनिया आया। क्या आया, बेबीलोनिया। बेबीलोनिया के बाद आया असीरियाई। असीरियाई के बाद आया कोल्डिया की सभ्यता। ठीक है, क्या कोल्डियाई की सभ्यता आई। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया, कोल्डियाई सभ्यताओं के संगम, क्या है, संग्राम रूप में मेसोपोटामिया की सभ्यता का नाम जानते हैं। देखिए क्या है, मैं आपको समझा दूं। दो नदियां थी, ठीक है, उन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं मेसोपोटामिया। और उस क्षेत्र में जितनी भी सभ्यताओं का उदय हुआ, हम उनको अलग अलग नाम ना देकर बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया में उत्पन्न होने वाली सभ्यताएं। ठीक है, यानी कि उस मेसोपोटामिया जगह में जितनी भी सभ्यताएं उत्पन्न हुई हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में हो, ठीक है, आपके घर में आपके पापा हैं और आप उनके घर में रहते हो, तो आपको आपके नाम से नहीं बल्कि आपको उनके बेटे के नाम से जाना जाता है। जो आपका घर है, आपके घर को आपके पापा के नाम से जाना जाता होगा क्योंकि आप उस जगह पर रहते हो। उसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जो मेसोपोटामिया है वहां पर अलग अलग जातियां, अलग अलग सभ्यताओं का उदय हुआ, लेकिन उनको हम एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है मेसोपोटामिया में उदय होने वाली सभ्यताएं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे क्या कहने का प्रयास है, आगे है मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषताएं क्या है। हमने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ लिया कि उसकी उदय कैसे हुआ, उसमें क्या क्या चीजें, कितनी सभ्यताओं का उदय हुआ, उन पे कौन कौन से आक्रमण हुए। उसके बाद अब आते हैं इसकी विशेषताएं क्या थी। देखिए क्या है, हम्मुराबी की विधि संहिता। एक राजा हुए हम्मुराबी, जो कि मैंने आपको बताया था। वह राजा बहुत ही प्रसिद्ध राजा था अपने आप में। उसने क्या किया, उसने लड़ाई झगड़े बंद करवा दिए।
और उसके बाद उसने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करी, वही था हम्मुराबी। उसकी एक विधि संहिता थी जिसमें वह अपने विधि विधान को रखता था। उसकी विधि संहिता क्या थी, आइए पढ़ते हैं। बेबीलोन के सम्राट हम्मुराबी ने अपनी प्रजा के लिए एक विधि संहिता बनाई थी। क्या की थी, इसने एक विधि संहिता बनाई थी जो इस समय उपलब्ध सबसे प्राचीन विधि संहिता है। देखिए क्या है, जो हम्मुराबी था ना, उसने अपने सभ्यता के, अपनी प्रजा के लोगों को लिए एक न्यायपालिका बनाई थी जिसको हम विधि संहिता बोलते हैं, ठीक है। और वह विधि संहिता अब तक की सबसे प्राचीन विधि संहिता में से मानी जाती है, सबसे प्राचीन विधि संहिताओं में से एक है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, सम्राट ने इसे एक 8 फीट ऊंचे पत्थर के शिला पर उत्तीर्ण कराया था। क्या था, जो ये सम्राट था इसने एक 5 फुट पत्थर लिया और उस 5 फुट के पत्थर पर अपने विधि संहिता को गुदवा दिया, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर तस्वीर में दिख रहा होगा, ऊपर यहाँ पर हमारा हम्मुराबी राजा बैठा हुआ है और यहाँ पर शायद उनकी जो प्रजा है, जो लड़ाई करके लोग आया है, उसको यह अपनी विधि संहिता से क्या कर रहे हैं, उसको सजा दे रहे हैं। और देखिए आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखवा रखा है अपनी विधि संहिता पे, पत्थर के ऊपर कुछ गुदवा रखा है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, हम्मुराबी का दृढ़ विषयक क्या था, उनका एक दृढ़ विषयक सिद्धांत था। क्या था, वह था कि जैसे को तैसा खून का बदला खून, जैसे को तैसा खून का बदला खून। जो आज के लोग हम डायलॉग बोलते हैं ना, जैसे को तैसा खून का बदला खून, उन्होंने वो यहीं से चुराया है उन्होंने वो, और बोलते हैं कि जैसे को तैसा खून का बदला खून, यानी जिसने जैसा किया है उसको वैसा ही फल मिलेगा और खून का बदला खून ही मिलेगा। तो सोच सकते हो जिसके इतने कठोर कानून होंगे तो वह राजा कितना प्रसिद्ध राजा हुआ होगा अपने आप में। आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे यह सभ्यता क्या कहने का प्रयास कर रही है। देखिए क्या है, मेसोपोटामिया का सामाजिक जीवन। अभी हमने पढ़ी थी विधि संहिता, अब पढ़ते हैं इसका सामाजिक जीवन कैसा था, कि ये कैसे रहती भी तो होगी, कैसे रहती थी ये सभ्यता। आइए पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता में राजा पृथ्वी पर देवताओं का प्रतिनिधित्व माना जाता था। क्या है, हमने मिस्र सभ्यता में एक बात पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, जो राजा था जिसको हम फरायो बोलते थे, उस फरायो को देवता का प्रतिनिधित्व माना जाता था। बोलते थे कि यह जो राजा है वह देवता से संबंध रखता है, देवता ने इसको भेजा है हमारी रक्षा के लिए। सेम ऐसा ही इस सभ्यता में भी था। इसमें क्या था, जो राजा था पृथ्वी पर, जो राजा था वह देवता का प्रतिनिधि माना जाता था, यानी लोग मानते थे कि इसको भगवान ने भेजा है हमारी रक्षा के लिए, ठीक है। राजा राज परिवार के द्वारा उसका दूसरा स्थान क्या था, पुरोहित वर्ग का था। देखिए क्या था, मान लीजिए अभी कोई राजा है, उसका बेटा जब राजा बनेगा तो जो युवा राजा है ना, ये पुरोहित बन जाएगा। क्या हो जाएगा, जो अभी ये राजा है इसका बेटा हुआ और इसके बेटे ने क्या किया, अपना राज्य स्थापित किया, फिर जो ये राजा है यह पुरोहित बन गया, ठीक है। तो ऐसा ही सबसे उच्च पर था राजा, उसके बाद था दूसरे स्थान पर पुरोहित, और फिर सबसे मध्यम स्थान पर था, देखिए पढ़ते हैं, जो संभवतः राजतंत्र की प्रतिष्ठा से पूर्व शासक रहे होंगे। मैंने आपको बताया कि यह पहले शासक रह चुके थे, ठीक है। जैसे कि राजा का बेटा राजा, ठीक है, तो जो राजा था वह पुरोहित बन जाता था। मध्यम वर्ग में क्या हुआ, मध्यम वर्ग में जमींदार, व्यापारी और दुकानदार आते थे, ठीक है। मध्यम वर्ग में कौन कौन आते थे, जमींदार, व्यापारी और दुकानदार आते थे। आगे बढ़ते हैं, समाज में दासों की स्थिति सबसे नीची थी। जैसे हमने मिस्र सभ्यता में पढ़ी थी, मिस्र सभ्यता में भी दासों की स्थिति बहुत ही निम्न थी, बहुत ही निचली मतलब निचले स्तर के थे दास, और वही सेम यहाँ पर है, क्योंकि दासों से यह लोग अपना काम करवाते थे, ठीक है। और फिर यह बोलते थे कि दासों को निम्न समझते थे, क्योंकि जो राजा था वह अपने आप को सबसे ऊंचा समझता था और दासों को अपना गुलाम बना के रखता था। आगे पढ़ते हैं, लगातार युद्ध होते रहने के कारण समाज में सेना का महत्वपूर्ण स्थान था। देखिए मैंने आपको बताया कि इस सभ्यता में कितने युद्ध हुए। एक सभ्यता आई, उसको मार काट कर दूसरी सभ्यता ने अपना प्रकोप बनाया, फिर दूसरी आई, अच्छा तू इतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी मैं हूं, उसने भी अपना प्रकोप दिखाया, उसको भी मार दिया। फिर दूसरी आई, उसने क्या किया, अच्छा अपने यहाँ पे हुक्म चला रही है तू, मैं आता हूँ, दिखा कौन है तू, कोई कितनी ताकतवर तू, उसको भी हरा दिया। फिर तीसरी आई, उसने कहा अच्छा तू है तो तुझे मैं हरा देती हूँ, उसने भी उसको हरा दिया। तो ऐसे ही क्या किया, इनकी जो इनकी सेना थी उसका ना एक समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था इसकी सेना का। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, आर्थिक जीवन कैसा था इस सभ्यता का।
देखिए आर्थिक जीवन क्या था इनका। आर्थिक जीवन में दो पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है? कृषि और पशुपालन, व्यापार और उद्योग। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में एक एक करके कि कृषि और पशुपालन क्या था। इस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। क्या था? कृषि था। वहां के किसान भूमि की जुताई हलों से करते थे। किससे करते थे? हलों से करते थे। ठीक है, हलों से करते थे तथा बीज एक कीप द्वारा बोते थे। देखिए जैसे अभी के लोग हैं, अभी क्या करते हैं, पहले तो हल थे, है ना, भारत में पहले हल थे। अब तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं जो कि उनको मिनट में खेत को जोत के फेंक देते हैं। पहले तो हल होते थे, पूरा दिन निकल जाता था खेत को जोतने में। ठीक है, देखिए क्या था, हल था, हल खेत को जोतता था, उसके ऊपर, हल के ऊपर एक कीप लगी होती थी जो कि कीप में बीज डालते रहते थे और साथ ही साथ खेत की जुताई भी होती रहती थी और बीज भी बोते रहते थे। ठीक है, ऐसे ही कुछ सभ्यता थी, मतलब ऐसे ही कुछ ये कृषि क्या करते थे। उसके बाद है खेत की सिंचाई के लिए वह नदियों के बाढ़ के पानी को, जो नदियों का बाढ़ का पानी था, उसको नहरों द्वारा लेकर एक बड़े बांधों में इकट्ठा कर लिया करते थे। देखिए क्या हुआ, यह सभ्यता कितनी विकसित थी, मतलब कितना से दिमाग लगाया। जो बाढ़ का पानी होता है उसको भी इसने व्यर्थ नहीं जाने दिया। बाढ़ का पानी इसने नहरों के जरिए, अपने नहरों के जरिए लेके आई और इसने एक बांध में इकट्ठा कर लिया जो कि इसको आगे आने वाले समय में सिंचाई में काम आएगा, है ना। कितना इसने अपना दिमाग लगाया, तो इसने बहुत ही सभ्यता अच्छी थी। आगे पढ़ते हैं क्या है, व्यापार व उद्योग। किसका व्यापार और उद्योग कैसा था? मेसोपोटामिया की सभ्यता मूलतः एक व्यावसायिक सभ्यता थी। क्या थी? एक व्यावसायिक सभ्यता थी। वहां देवता का मंदिर एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि एक व्यापारिक केंद्र भी था। देखिए क्या सभ्यता है ये, जो देवता का मंदिर था, देवता का मंदिर एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि वहां एक व्यावसायिक केंद्र भी था और यहीं से बैंक प्रणाली का विकास हुआ। सोचो, जो आज हम बैंक का यूज करते हैं, हम बोलते हैं ये बैंक बैंक बैंक, ये बड़ौदा बैंक, एसबीआई बैंक, जो हम बोलते हैं ना, इन बैंकों का निर्माण कहाँ हुआ? मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही हुआ था। वहीं से इस प्रणाली को लिया गया है, बैंक प्रणाली को। कैसे लिया गया? देखिए क्या होता है, मंदिर में एक पुजारी होता है, पुजारी मंदिर की सेवा करता है और वहीं पर उन्होंने क्या किया, वहीं पर उन्होंने अपना व्यवसायिक केंद्र बना लिया। तो वहां पर लोग आते थे पूजा करने के लिए और वहां पे देखते थे, अच्छा यहाँ पर यही सामान बिकता है क्या, तो चलिए इसको भी ले लेते हैं। वहां पर सेवा भी करते थे, सहायता भी करते थे, रक्षा भी करते थे, वहां पे सब कुछ होता था, है ना। तो इसी से बैंक प्रणाली का विकास हुआ। बैंक प्रणाली का विकास यहीं से, इसी सभ्यता से हुआ। मेसोपोटामिया का भारत की सिंधु सरस्वती सभ्यता से व्यापारिक संबंध था। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी ना, हाँ, मेसोपोटामिया की सभ्यता वह भारत की सभ्यता से, भारत की सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम सिंधु सरस्वती सभ्यता ही बोलते हैं। इससे अपना तालमेल रखती थी ये, इससे इसके व्यापारिक संबंध थे। हाँ, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो आगे आने वाली वीडियो है ना, उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही जानेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी, इसका उदय कैसे हुआ, इसका पतन कैसे हो गया। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो इसको पढ़ते हैं। आइए देखिए क्या है आगे, धार्मिक मान्यताएं। धार्मिक मान्यताएं इनकी क्या क्या थी? जो सभ्यता थी इसकी धार्मिक मान्यताएं क्या थी? मेसोपोटामिया के लोग अनेक देवताओं में विश्वास रखते थे। क्या करते थे? यह मेसोपोटामिया के लोग अनेक देवताओं में विश्वास करते थे। प्रत्येक नगर का अपना संरक्षक देवता होता था। क्या होता था? संरक्षक देवता। देखिए क्या समझिए, संरक्षक देवता का मतलब इसमें यह है, प्रत्येक नगर का संरक्षक देवता, जो राजा था ना उसी को देवता बोलते थे। क्या था? राजा को देवता बोलते थे। और सोचो, जो एक राज्य है, एक राज्य में कितने राजाओं ने शासन किया होगा और उस राज्य के कितने देवता हुए होंगे। तो आप सोच सकते हो कि यह एक बहुदेववादी सभ्यता थी, मतलब जहाँ पर ये बहुदेवताओं के, मतलब उनके बहुत सारे देवता थे, उन्हें विश्वास रखते थे। ठीक है, और उनका हर एक नगर का अपना एक संरक्षक देवता होता था। उसे क्या कहते थे? उसे जिगुरात कहते थे। क्या बोलते थे? जिगुरात बोलते थे, जिसका अर्थ होता था स्वर्ग की पहाड़ी। ठीक है, क्या बोलते थे? स्वर्ग की पहाड़ी। देखिए जो राजा था ना, राजा जिगुरात में रहता था। कहाँ रहता था? जिगुरात में, यानी देवता जिगुरात में रहता था और उसे स्वर्ग की पहाड़ी बोलते थे। क्या बोलते थे? स्वर्ग की पहाड़ी बोलते थे। अभी जिगुरात के बारे में पढ़ेंगे कि जिगुरात क्या था। आइए पढ़ते हैं क्या है। उर नगर, जो उर नगर है एक,
उर नगर है मेसोपोटामिया के सबसे बड़े नगरों में से एक था। जो उर नगर है ना, वह मेसोपोटामिया के सबसे बड़े नगरों में से एक है। उर नगर में जुगरात का निर्माण है। किसका निर्माण है? जुगरात का निर्माण है। आप उसको ऐसे समझ सकते हो, एक उर नगर है, ठीक है, मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया में एक उर नगर है, और उसी उर नगर में जुगरात का निर्माण है, यानी जुगरात बना हुआ है। कितना जुगरात, मतलब वह जुगरात बना हुआ है जो सबसे प्रसिद्ध था। देखिए क्या था, यह एक कृत्रिम पहाड़ी पर ईंटों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ईंटों से बना हुआ है। उर के जुगरात में 3 मंजिल तथा इसकी ऊंचाई 20 मीटर से भी अधिक है। आपको यहाँ पर तस्वीर में दिख रहा होगा, जो यह जुगरात है, जो इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई 20 मीटर से अधिक है। क्या है? 20 मीटर से भी इसकी ऊंचाई अधिक है। और आप इसमें देख सकते हो, इसमें 3 मंजिल है, 1, 2 और 3 मंजिलें हैं, है ना। इस बिल्डिंग में, यानी इस जुगरात में 3 मंजिलें हैं। आप इसको देख सकते हो। और देखिए यहाँ पे ये राजा है जिसको हम, जिसकी वजह सभ्यता देवता के रूप में मानती थी, इसके संरक्षक देवता होते थे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? आगे है ज्ञान विज्ञान। यह सभ्यता ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में क्या मायने रखती थी अपना? आइए पढ़ते हैं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में क्या था इसका। अब विज्ञान के क्षेत्र में मेसोपोटामिया के लोगों की उपलब्धियां महत्वपूर्ण थीं। यानी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में यह इस सभ्यता ने बहुत ज्यादा तरक्की की थी। कैसे तरक्की की थी? आगे पढ़ते हैं। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने काफी उन्नति करी, और खगोल विज्ञान में भी इन्होंने काफी उन्नति करी। इन्होंने सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रोस्त का ठीक समय लगा लिया। देखिए कितनी सभ्यता थी विकसित। जो आज हम बोलते हैं ना, आज सूरज इस टाइम निकलेगा, हाँ, आज सूरज इस टाइम छिपेगा, आज चांद किस टाइम निकलेगा, हाँ, आज चांद इस टाइम निकलेगा। देखिए जो आज हम गूगल पे सर्च करते हैं कि आज चांद किस टाइम निकलेगा, हेलो गूगल जरा बोल के बताइयो चांद किस टाइम निकलेगा। उस समय इस सभ्यता ने अपने खुद को बता दिया था, मतलब इसने खोज कर ली थी कि सूरज का उदय कब होता है, सूर्य अस्त कब होता है, चंद्रोदय कब होता है और चंद्रोस्त कब होता है। सोचो कितनी विकसित सभ्यता हुई होगी, है ना। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिन और रात के समय का हिसाब लगाकर पूरे दिन को 24 घंटे में बांट दिया। ओरे बाप, ये क्या है, दिन और रात को मिलाकर इन्होंने बताया कि 24 घंटे होते हैं। आज हम बोलते हैं ना 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे, तुम्हारा काम तो 24 घंटे पूरा नहीं होता। इसी सभ्यता ने बताया था हमें कि ना भाई, दिन और रात को मिला के 24 घंटे बनते हैं। कितने घंटे? 24 घंटे बनते हैं। और फिर इसने क्या बताया, इसने 60 सेकंड का 1 मिनट बताया, और 60 मिनट के 1 घंटे का विभाजन किया। देखो आज हम क्या बोलते हैं, इसने क्या किया, दिन और रात को मिलाया, ठीक है, दिन और रात को मिला के इसने क्या किया, 24 घंटे होते हैं। इतना 24 घंटे तो बता दिए। फिर आगे क्या हुआ, आगे इसने ऐसे कहा 24 घंटे ऐसे थोड़ा ना जाते हैं, कुछ समय भी तो लगता होगा, या सीधे 24 घंटे हो गए। 24 घंटे ऐसे नहीं होते। फिर इसने क्या किया, उसने उस 24 घंटे को 24 घंटों में बांटा। फिर इसने 1 घंटे को 60 मिनट में बांटा, और 1 मिनट को 60 सेकंड में बांट दिया। जो हम बोलते हैं ना सेकंड, 60 मिनट का 1 घंटा और 60 सेकंड की 1 मिनट, इसने बताया था, इसी सभ्यता ने हमको बताया था। सोचो कितनी विकसित सभ्यता रही होगी। आज के लोग तो कुछ भी नहीं कर पाए। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। रेखा गणित के जो वृत्त है ना, जिसको हम सर्कल बोलते हैं, उस सर्कल को इसने 360 डिग्री में बांटा था। जो आज हम पढ़ते हैं वृत्त, सर्कल, उस सर्कल को इस सभ्यता ने 360 डिग्री में विभाजित कर दिया था। कितनी विकसित सभ्यता रही होगी, गणित के क्षेत्र में भी है, जिसने हमको यह बता दिया कि इस सभ्यता में क्या है, इस सभ्यता में जो 360 डिग्री का एक वृत्त होता है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। इस तरह मेसोपोटामिया के निवासी विज्ञान और गणित की उन्नति परंपराओं को अवगत थे। जो यह सभ्यता थी, यह यहाँ के निवासी गणित विज्ञान में उन्नति कर रहे थे, जो उसकी परंपराएं थी उनसे सबसे अवगत थे। आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे यह सभ्यता क्या कहने का प्रयास कर रही है। देखिए पढ़ते हैं, स्थापत्य कला, इसकी कला थी स्थापत्य कला। आइए इस कला के बारे में पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया के कलाकारों ने मेहराब की भी आविष्कार किया। इन्होंने एक मेहराब का भी आविष्कार किया। क्या था? मेहराब स्थापत्य
कला की एक महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि यह बहुत अधिक वजन संभाल सकती थी। एक मेहराब था जिसको मेहराब क्या था, यह मेहराब बहुत ज़्यादा वजन सहन कर सकती थी, बहुत ज़्यादा वजन झेल सकती थी। उन्होंने इसकी खोज की और फिर क्या है, और देखने में यह आकर्षक लग रही थी। जब उन्होंने इसकी खोज की तो वह देखने में अपने आप में एक आकर्षक लग रही थी। इनकी एक लिपि थी कीलाक्षर लिपि। क्या लिपि थी? कीलाक्षर लिपि थी। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया की पहली लिपि का विकास सुमेर में हुआ। कहाँ हुआ? सुमेर में हुआ। हाँ, वही सुमेर जो इसकी सबसे पहली सभ्यता थी। हाँ, सुमेर में हुआ। किसकी? कीलाक्षर लिपि का। मेसोपोटामिया की पहली कीलाक्षर लिपि का विकास सुमेर में हुआ। कहाँ हुआ? सुमेर में हुआ। आगे पढ़ते हैं। सुमेरियन व्यापारियों को अपनी हिसाब किताब रखने के लिए कीली जैसे, क्या था? कीली जैसे चिन्ह लेखन कला का विकास किया। इसने क्या किया? देखिए, जो ये सुमेर जाति थी, सुमेर सभ्यता थी, इसने अपना व्यापार किया, और व्यापार किया तो उसने मुनाफा भी तो देखा होगा। जैसे मान लीजिए इसने व्यापार किया, उसको वहाँ से 500 रुपये मिले। उस समय तो 500 रुपये थे ही नहीं, उस समय तो मतलब अपना एक अलग ही इनका गणना थी। ठीक है, मान लीजिए इसको 500 रुपये मिले, तो ये 500 रुपये कहीं पे तो लिख के रखेगी ना कि हाँ, मुझे इससे इतने 500 रुपये मिले हैं, इस सभ्यता से इतने रुपये मिले हैं, इस सभ्यता से मतलब इस व्यापार से मुझे इतने रुपये मिले, इस व्यापार से इतने रुपये मिले। तो इन्होंने क्या किया? एक चिन्ह लेखन की प्रक्रिया अपनाई कि हाँ, जो यह चिन्ह है, यह चिन्ह हमें 500 का सिंबल देगा, यह चिन्ह हमें 1000 रुपये का सिंबल देगा, यह चिन्ह हमें 10 रुपये का सिंबल देगा। ठीक है, मतलब तो उनकी यह सब मतलब लिपि थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? कूनिफॉर्म या कीलाक्षर लिपि कहते हैं। जो लिपि थी, इसी लिपि को आज हम कूनिफॉर्म या कीलाक्षर लिपि बोलते हैं। आई होप आपको यह सभ्यता के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर क्योंकि यह इस सभ्यता से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने इस सभ्यता की सीरीज चालू की है, आपको पहले बता दूं, मैं फिर से बता दूं, इस सभ्यता की मैंने सीरीज चालू की है, जिसमें आज यह पार्ट नंबर 2 थी। आगे आने वाली वीडियो में हम और भी सभ्यता के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।